शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। आरफा मैट्रिक तक मेरी हम जमात रही। हमारी दोस्ती तो कभी ना हो सकी, लेकिन इतनी लंबी रफाकत दोस्ती से भी बढ़कर थी। वो जब मुलाकात करती तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख देती। शुरू में वो अच्छी सोच की हामिल थी, लेकिन जिंदगी की कुछ महरूमियों ने इसकी शख्सियत में ऐसी दरारें डाल दी कि वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरे कजिन बिलाल को पसंद करती है, जिसका हमारे घर अक्सर आना जाना रहता था। बिलाल की दोस्ती मेरे भाई अरसलान से थी, वो उसी से मिलने हमारे घर आया करता था। आरिफा ने जान लिया कि बिलाल तकरीबन रोजाना ही अरसलान से मिलने आता है, तभी वो भी मुझसे मिलने के बहाने अक्सर व बेशतर आने लगी। शुरू में यही समझी कि मेरे लिए आती है, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाजा हो गया, इसकी निगाहें हमारे घर में बिलाल को तलाश करती रहती है। मैंने एक दिन इसे समझाया तो वो बोली कि तुम मुझे जानती हो कि जो सोच लेती हूं इसको पाने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं चुप हो रही। मैंने अपनी सहेली का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आरिफा ने जो कहा सच कर दिखाया। जाने कैसे इसने बिलाल के बेपरवाह दिल को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और फिर अपनी खूबसूरती के सहर में मसहूर कर लिया। वो उसके साथ शादी के ख्वाब भी देखने लगा, लेकिन अफसोस आगे चलकर उसने औरत के तकद्दुस, इसकी हुर्मत और अजमत को रुस्वा कर दिया। वो सिर्फ अपने जज्बात की गुलाम निकली। वो सिर्फ अपनी सरकश ख्वाहिशात की ताबे थी। उसने बिलाल से बेवफाई करके एक बेज़रर इंसान की जिंदगी दापर लगा दी। मैंने इसकी मोहब्बत के चमन को महकाने की खातिर बहुत बड़ा जख्म खा लिया और बिलाल की खुशी पूरा करने के लिए, दोनों की शादी के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मैंने ही की। जानती थी कि अगर बिलाल उसे टूट कर चाहने लगा है तो मुझे अज खुद उन दोनों के रास्ते से पीछे हो जाना चाहिए, खा इसके लिए कितना ही दर्द सहना पड़े, क्योंकि जब किसी का होने वाला मंगेतर किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो तो अपनी मंगेतर से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। दरअसल हमारे वालिदैन का यही इरादा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मेरी मंगनी बिलाल से कर देंगे, और जब बिलाल की मुलाजमत हो जाएगी तब वो हमारी शादी के फर्ज से ओहदा बरा हो जाएंगे। ये तो हमारे वालिदैन की प्लानिंग थी, मगर तकदीर की प्लानिंग तो कुछ और थी। मर्द अगर हिम्मत और हौसले का पैकर है तो औरत भी मोहब्बत की पासदार है। मुझे अगर बिलाल से उल्फत थी तो मैं उसकी खुशी की पासदार भी तो बन सकती थी। तभी मैंने खुद के एहसासात को भला कर उसकी मोहब्बत और अपनी सहेली आरिफा का साथ दिया था, मगर उसने बिलाल के साथ बेवफाई की। इसके साथ मंगनी करके निकाह से सिर्फ 15 रोज पहले महज दौलत की खातिर मुकद्दस रिश्ते की तहकीर करके औरत की सच्चाई और सादगी को बदनाम कर दिया। बेशक महरूमियां इंसान की शख्सियत में खला पैदा कर देती है। तब यह होता है कि आदमी को जब भी मौका मिलता है वो अंदर की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, खा उसके लिए इसे किसी के अरमानों को ही सीढ़ी क्यों ना बनाना पड़े। आरफा को मैं बचपन से जानती थी। वो दूसरों के दुख दर्द महसूस करने और एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाली ने फिर अचानक ऐसा क्यों किया? जब इसने असद की दौलत की झलक देखी तो अपने मुफाद की राह हमवार कर ली। मैंने इसे तब भी बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तब वो यही जवाब देती, मुझे कोई और अच्छा मिल गया है तो उसे भी कोई मुझसे अच्छा मिल ही जाएगा। वो खूबसूरत थी, इसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। तभी फरेबकारी उसकी दिमाग में पड़ी हुई थी। गोया इसके सीने में दिल नहीं लालच से भरी कोई शय धड़कती थी। बिलाल खुशहाल घराने से था, लेकिन मिल ओनर नहीं था, जबकि असद के बाप की कई मिलें थीं। दोनों एक पार्टी में मिले और असद ने आरिफा का हाथ थाम लिया और 2-4 मुलाकातों में इसको शरीक हयात बनाने की पेशकश कर दी। आरिफा ने इसका घर, शान व शौकत और दौलत देखी। इसे लगा कि इसने बिलाल को पसंद करके गलती की है और अब जल्दबाजी से शादी करने जा रही है तो और बड़ी गलती कर रही है। मैंने इससे पूछा, क्या वो वाकई समझती है कि बिलाल से शादी करके गलती कर रही है, अब जबकि निकाह की तारीख भी रख ली गई है? वो बोली, हाँ, असद के साथ शादी करके उसे जिंदगी की इतनी आसाइशें मिल जाएंगी जो बिलाल से जिंदगी भर नहीं मिल सकती। और वो मोहब्बत जो तुमको बिलाल से है, इसका क्या होगा? मोहब्बत तसव्वुर था और दौलत हकीकत, इसने जवाब दिया। और इंसान को तसव्वुर में नहीं, हकीकत में जीना चाहिए। तो जाओ, हकीकत की तल्ख दुनिया की नजर हो जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बिलाल की फिक्र तो थी।
आरफा का इरादा बदलने से जिसकी मोहब्बत इज्जत हर शैदा पर लगी हुई थी, उसने दोस्तों को ज़बानी अपनी शादी की दावत भी दे डाली थी। एक दिन मैंने ये बात अपने भाई अरसलान को बताई और कहा कि तुम बिलाल को आगाह कर दो कि आरिफा इससे मोहब्बत नहीं करती। अब वो इसके धोखे में ना आए क्योंकि वो दौलत हासिल करना चाहती है। भाई ने इसे आगाह किया, लेकिन बिलाल की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। वो सादा लो आरफा के अहदो पैमान और उसकी कस्मों पर यकीन कर चुका था। उसने मेरे भाई की बात का यकीन न किया। आरफा इधर असद से दोस्ती पक्की कर चुकी थी और अब बिलाल से जान छुड़ाने के चक्रों में थी। उसने बिलाल से जान छुड़ाने का ये बहाना ढूंढा कि शादी के लिए ऐसी शराइत पेश कर दी जिनको पूरा करना हमारे चचा जान के बस की बात न थी। बंगला, कार और इतना ज्यादा बैंक बैलेंस के जिसको आरफा के नाम मुंतकिल करना उनके लिए मुहाल था, लेकिन आरफा की बजरिया इसके वालिद यही जिद थी। शादी तभी होगी जब ससुराल वाले उनकी लड़की की जमानत को इतना कुछ देंगे। मामला खटाई में पड़ गया। बिलाल के वालिद ने कहा, ये शराइत माकूल नहीं, हमारे नजदीक तो ये लालच है, मगर बिलाल की तो जैसे आरिफा को खो देने से रूह निकली जा रही थी। ताहम उसने आरिफा से कहा कि वो अपने भाइयों के हिस्से की जायदाद और सरमाया तो उसे नहीं दे सकता, अलबत्ता अपने हिस्से में जो उसे आता है बेशक वो अपने नाम लिखवा ले। इस पर वो बोली, ये शराइत तो पूरी करना पड़ेंगी। वालिदैन को अपनी लड़की के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। बिलाल को जब घर वालों ने बहुत मलूल देखा तो माँ और भाइयों ने मिलकर अपना हिस्सा इसको दे दिया था कि वो आरिफा के वालिदैन की शराइत पूरी करके इसके साथ शादी कर ले। उन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। बिलाल खुश हो गया और यह खुश खबरी आरिफा को सुनाई। वो खुश होने की बजाय बुझकर रह गई। इसके वालिदैन भी अफसरदा हो गए। उनका तीर खता हो गया। उधर असद मुसलसल आरिफा से शादी पर इसरार कर रहा था। आखिर आरिफा ने बिलाल से खुद बात करने का फैसला किया और निकाह की तारीख से महज 2 हफ्ते कबल आसान लफ्जों में इसको बता दिया कि इसके माँ बाप ने एक बहुत अमीर लड़के को इसके लिए पसंद कर लिया है, इसलिए वो अपने वालिदैन की बात मानते हुए इससे नाता तोड़ रही है। ये बात कहने के लिए इसने बिलाल को एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया और जूं ही बात खत्म की, असद वहां आ गया। वो बिलाल के सामने ही इसके साथ गाड़ी में बैठी इसे खुदा हाफिज कहकर चली गई। बिलाल दम बखुद रह गया। वो तो चली गई, लेकिन उसकी हस्ती बस्ती दुनिया को उसकी खुद गर्जी और लालच ने फूंक डाला, एक हंसते मुस्कुराते इंसान को जिंदा दरगोर कर दिया। अब बिलाल के लिए जिंदगी में कोई दिलचस्पी न रही। आरिफा ने अपनी मंशा से असद से शादी कर ली, लेकिन मेरा कजिन बेचारा उम्र भर के लिए औरत पर एतमाद खो बैठा। इसके वालिदैन ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, वो अपने टूटे हुए दिल के साथ शादी की खुशी को नहीं जोड़ सका। अब वो अक्सर खोया सा रहता, दूर कहीं अपनी तहकीर के असबाब ढूंढता रहता कि आखिर आरिफा ने इससे वफा क्यों ना की जो इस पर जान निछावर किया करती थी। 2 साल उसी तरह गुजर गए। आखिरकार घर वालों ने इसकी मंगनी जबरदस्ती मुझसे करना चाही तो वो घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले इसने मुझे फोन करके कहा, नायाब, मुझे मुआफ कर देना, मैंने इसलिए तुमसे शादी से इनकार किया है क्योंकि तुम मेरी और आरिफा की मोहब्बत की शिद्दत की गवाह हो। अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इसके साथ कितनी मोहब्बत है। ऐसे में तुम कोई भी औरत किसी मर्द को कैसे दिल से कबूल कर सकती है या इस पर एतबार कर सकती है। मैं तुमको और खुद को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने से पहले ही जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहती, समझाती या खानदान की खुशी का वास्ता देती, उसने फोन बंद कर दिया। मैं इस रोज फूट फूट कर रोई थी। इसे क्या खबर के जो प्यार करते हैं वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। वो चला गया। मायूस होकर मेरे वालिदैन ने खानदान में किसी और लड़के से मेरी शादी करने का सोचा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और पढ़ाई का बहाना किया। ये बहाना फिर मेरी जिंदगी बन गया। मैं तालीम के हुसूल में खो गई। फिजिक्स में MSc में टॉप किया। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया और मैं मजीद आला तालीम के लिए बरतानिया चली गई। इत्तेफाक के वहां इसी शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला जहां बिलाल का क़याम था, लेकिन मुझे इसका कोई इल्म न था। उसने जाते हुए किसी को ना बताया कि कहाँ जा रहा है और न ही इसका पता किसी के पास था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यहां भी टॉप पर रही। तालीम मेरे टूटे दिल का मरहम थी। मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। अब मैं दूसरों को पढ़ाने लगी।
ایک روز شہر کی مارکیٹ میں ایک شاپ پر میرا بلال سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے سامنے پا کر وہ حیرت زدہ تھا۔ مدت بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میری تو مسرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش ہوا کہ نہیں، لیکن اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج کا دن میرے لیے تو بہت خاص ہے۔ اس پر اس نے مزید دلکش مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میرے لیے بھی خاص ہے۔ اچھا چلی میرے ساتھ، وہ دیکھو سامنے ہی میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ سے اس نے میرا تھیلا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ مجھ میں انکار کا حوصلہ کہاں تھا؟ میں تو ایسے گمسم تھی جیسے کسی مفلس کو اچانک اس کا کھویا ہوا خزانہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن ہم ملتے رہے۔ اتوار کے دن میں اس کے اپارٹمنٹ جاتی، اس کے بہت سے کام کرتی، کھانا بناتی۔ وہ منع کرتا رہ جاتا لیکن میں ایک نہ سنتی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں کیونکہ اماں ابو اور سب گھر والے میرے لیے اداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پردیس میں اکیلے رہنے اور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بتا دو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تو کیا بتاؤں کہ کس کے ساتھ ہوں؟ میرے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ؟ ان سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر میں ہنس دی۔ اس کی باتوں سے میں جان چکی تھی کہ اب اس کے سوچ کے دھارے مڑ گئے ہیں میری طرف۔ وہ واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح ہے اور اب مجھ میں قرار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے زندگی کی نوید تھی۔ بہرحال قصہ مختصر وہ مقام آ گیا کہ اس نے خود مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور میں نے فون کر کے تمام احوال اپنی والدہ کو بتایا۔ یہ بھی کہ بلال کی شرط ہے کہ ہم شادی لندن میں کریں اور میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے آپ کے گھر اترے۔ اماں ابو، چچا چچی سبھی نے کہا کہ جیسے وہ کہتا ہے مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ یوں ہم دونوں اس دیواجی بندھن میں بندھ گئے۔ ہماری ایک شادی لندن میں ہوئی اور جب پاکستان پہنچے تو ہمارے والدین نے ارمان نکالے۔ بلال کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا اور ہم نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ مجھے میری منزل مل گئی اور بلال کو سکون چاہیے تھا۔ میں نے اس کی قدر کی تو اس نے بھی میری محبت کی قدر کی، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ تبھی تو ہم کو خوشیاں مل گئیں، لیکن جو محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، دھوکہ اور فریب کرتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی وقت کی چکی میں پھنس جاتے ہیں۔ عارفہ کے شوہر اور اس کے والد کی ملوں سے دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ حساب رکھنا مشکل تھا۔ دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے تو غم بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ ایک انسان کو خوش رہنے کے لیے کتنی دولت چاہیے؟ ایک اچھا گھر، زندگی کی کچھ لازمی سہولیات اور معقول حد تک بینک بیلنس۔ لیکن کروڑوں روپے بھی کچھ لوگوں کا دامن مراد نہیں بھر سکتے، کیونکہ حرص و ہوس کے تیر ان کی جھولی میں چھید کرتے رہتے ہیں۔ عارفہ کا دامن بھی ایسا ہی تھا۔ اسد کو دولت نے انسان نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ چند ماہ مشکل سے بیوی کا پابند رہ سکا، اور جب نئی نویلی دلہن پرانی ہو گئی تو اس نے اسی سوسائٹی کا رخ کر لیا کہ جہاں ہر روز ایک نئی دلہن ان جیسے رئیس زادوں کے انتظار میں چوباروں پر منتظر رہتی تھی۔ چند روز تو عارفہ کو اپنے شوہر کی سرگرمیوں کا علم نہ ہو سکا، لیکن پھر ایک دن جب جھومتا ہوا گھر آیا تو اس نے خود ہی ترنگ میں آ کر کچھ ایسی کہانیاں بیان کر دی کہ عارفہ کے ہوش اڑ گئے۔ جب اس نے شوہر کو بے روی سے روکنا چاہا، زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بلال کے نام کا تانا دینے کے بعد اس نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھ کو میری خوشیوں کے رستے پر چلنے سے روکنے والی؟ تمہارا ماضی کون سا بے داغ ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں نے تو تم سے صرف اس لیے شادی کی کہ تم خوبصورتی میں بے مثال تھی، اور تم نے بلال کو کیوں چھوڑا؟ میری محبت میں یا میری دولت کی خاطر؟ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا۔ یہ اس بات کا صاف اعلان تھا کہ عارفہ متوسط طبقے کی عورت کو وہ جس طرح چاہے گا رکھے گا اور وہ اف نہ کرے گی، لیکن احتجاج کرے گی تو طلاق مل جائے گی۔ عارفہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو چپ چاپ ہر ستم سہتی ہیں پھر بھی چپ رہتی ہیں۔ وہ کچھ اور مزاج کی تھی۔ وہ شوہر کی بے روی پر سراپا احتجاج بن گئی۔ اسد نے بھی اس سے طلاق دے کر جان چھڑا لی۔ اب اسے بلال کی یاد نے ستایا اور اس کی قدر نے دل میں 100 چراغ جلا دیے۔ میں اماں کے گھر تھی، اتفاق سے جب وہ آئی اس کو میری شادی کی خبر نہ تھی۔ اس نے رو رو کر میرا کندھا بھگو دیا۔ اب اسے میرے سمجھانے کی قدر آئی۔
اسد نے اسے 3 کپڑوں میں نکالا تھا۔ اس کے دامن میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں کسی طرح اس کی خاطر بلال کو منا کر اس کے سامنے لے آؤں، مگر میں نے اس کا پیغام بلال تک نہ پہنچایا۔ اس کو خبر ہی نہ ہونے دی کہ عارفہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم نے 2 ماہ بعد واپس انگلینڈ جانا تھا، مگر اصرار کر کے میں نے ہفتے میں ہی تیاری کر لی اور ہم واپس لندن آ گئے تاکہ میرا گھر آباد رہے اور عارفہ کی کوئی چال میری چاہت کی دنیا میں پھر سے آگ نہ لگا دے، کیونکہ منزل بار بار آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔